अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS405 डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग Oracle 11G का नेक्स्ट मॉड्यूल शेयर करने वाला हूँ। पहले 3 मॉड्यूल मैंने इसके बना के अपलोड किए थे। अब मैं जो हूँ इससे आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि भाई ये जो मॉड्यूल नंबर 4 से मॉड्यूल नंबर 6 मैं इसमें कवर करूँगा। आइए हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ Oracle 11i, ठीक है। उसमें यूज़र इंटरफेस है सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन लॉजिक है, फिर डेटाबेस लॉजिक है। अब ये बीच में एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन लॉजिक का आना, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, कंकरेंट सर्वर्स हैं, एडमिन सर्वर है, फॉर्म सर्विसेज है, वेब सर्विसेज है, डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर चल रहे होते हैं Oracle का आगे जो है उसके बाद डेटाबेस लॉजिक आती है। पीछे क्लाइंट है, मोबाइल है, वो टैब है, वो लैपटॉप है, वो कोई भी है, तो वो यूज़र इंटरफेस है हमारा। ब्राउज़र भी जो ये एग्जांपल है आपकी, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इसके अंदर आपका जो गूगल का जो है आपका जीमेल अकाउंट होता है, वो भी एक इसी तरह का एग्जांपल है आपकी, ठीक है। आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, कंप्यूटर पे यूज़ करते हो, डजंट मैटर, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। बीच में एक एप्लीकेशन लॉजिक है, वो पीछे डेटाबेस के साथ खुद ही रब्ता रखती है, आपको उससे कोई नहीं। आपको वही चीज़ सेम मोबाइल में मिल जाती है, वही सेम चीज़ आपको कंप्यूटर में मिल रही है, और वही सेम चीज़ आपको टैबलेट में मिल रही होती है। अच्छा, क्लाइंट डेस्कटॉप टायर, द क्लाइंट इंटरफेस इज प्रोवाइडेड थ्रू HTML फॉर न्यूअर HTML बेस्ड एप्लीकेशन एंड वाया जावा एप्लेट इन वेब ब्राउज़र फॉर ट्रेडिशनल फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। अब ये बात ये कर रहा है कि क्लाइंट डेस्कटॉप पे जब आप होते हो, वो आपका इंटरफेस किससे, HTML के थ्रू, ब्राउज़र होगा कोई ना कोई, या फिर उसका जावा एप्लेट यूज़ होते थे पहले ट्रेडिशनल फॉर्म्स को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन अब ज़्यादातर HTML यूज़ होती है। In Oracle application releases 11i, each user logs in an Oracle applications server using UI interface and then control is passed to application tier for verification as a business logic। अब उसकी जगह उन्होंने Oracle ने ये लॉन्च किया, इससे आप हर यूज़र जो है वो अपना सर्वर में लॉगिन हो जाता है यूजिंग ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट लेयर इज़ टू मेक श्योर द UI लेयर इज़ प्रेजेंट टू द यूज़र सक्सेसफुली एज पर रिक्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल आपका LMS है। जब आप LMS आपका अपना जो है वो लॉगिन होता है, हर बंदे का सेपरेट लॉगिन है। इसके अंदर भी पीछे आपकी UI लेयर होगी जो कि आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको LMS चलाती है। यानी आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, आपके अपनी स्टूडेंट सर्विसेज है, आपकी अपनी प्रोफाइल है, तो आपको एज पर आपके डेटाबेस के आपको यूज़र इंटरफेस लेयर का यूज़ करते हुए आपको यूज़र इंटरफेस देता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन टायर है, इज़ अ ड्यूल रोल। इसका ड्यूल रोल है होस्टिंग वेरियस सर्विसेज दैट प्रोसेस द बिजनेस लॉजिक, जो कि बिजनेस लॉजिक को प्रोसेस करती है। इसके अंदर मुख्तलिफ सर्वर्स पड़े होते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की, इसके अंदर मुख्तलिफ सर्वर हैं, वेब सर्विसेज है, फॉर्म सर्विस है, कंकरेंट है, एडमिन सर्वर है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं। एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन डेस्कटॉप टायर एंड डेटाबेस टायर, द टायर इज समटाइम्स रेफर टू एज अ मिडल टायर। बेसिकली आप जब बात कर रहे हैं, हम अपनी LMS की एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर सिर्फ आपका LMS नहीं होता एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर भी LMS होगा, ठीक है। यानी आप का जो टीचर है, जो आपको सब्जेक्ट का प्रोफेसर साइन हुआ है, उसका अपना LMS होगा। जो डिपार्टमेंट हेड है, यानी IT डिपार्टमेंट है, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उनका हेड होगा, उसका एक अपना होगा। तो ये एप्लीकेशन टायर है कि वेरियस सर्विस एंड बिजनेस प्रोसेसेस एक वक्त में चल रहे होते हैं। फिर डेटाबेस टायर कंटेन द Oracle database server which store all the data maintained by Oracle application. The database also store the Oracle application online information help, more specifically the database tier contain the data server file। अब इसके अंदर सारी बातें वही बात मैंने बड़ी स्पीड से पढ़ा है कि ये डेटाबेस टायर से आपको पता चल रहा है कि आपका जितना डेटाबेस है
और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सर्वर की फ़ाइल है, एप्लीकेशन की फ़ाइल है, वो सारा कुछ डाटाबेस होता है रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, कितने यूज़र्स पड़े हुए हैं, यूज़र के अंदर क्या क्या डिटेल है, हर यूज़र की सेपरेट जो है वो डाटाबेस फाइल पड़ी होगी। अच्छा, हम इससे को तो हमने बात कर ली। अब हम PL/SQL की तरफ चलते हैं, बेसिकली जिसकी तरफ हम मूव कर चुके थे प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर। PL/SQL है प्रोसीजनल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू SQL। अब बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि आप HTML और CSS यूज़ करते हो एक बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन उसकी जब बैक एंड लॉजिक की बात आती है तो उसमें आपको PHP, जावा या कोई यूज़ करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर यही है PL/SQL। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि SQL के साथ यूज़ होके वो काम कर लेती है जो उसने एंड पे लिखी है, यूज़ फॉर बोथ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, दोनों पे काम कर लेती है। जो आपकी खाली SQL क्वेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ बैक एंड पे यूज़ होती हैं। वो जस्ट आपको बैक एंड का क्वेरी आप लिखते हो, ये डाटा निकाल लो, ये डाल दो, ये अपडेट कर दो, मॉडिफाई कर दो और डिलीट कर दो, ठीक है। SQL की क्वेरीज ये होती हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है आपकी बेसिकली वही है कि आपने क्वेरीज लिखते जाना है और आपको उसके बस आउटपुट आता है। लेकिन जब आप उसके साथ PL लिखते हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रोसीजनल लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे आप दोनों सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों के काम कर सकते हो, ठीक है। क्यों PL/SQL? क्योंकि database need to be access the DB and application that using Oracle is worthless unless only correct and complete data is persistent। ये बात मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वर साइड के ऊपर काम करने के लिए SQL थी, आप सिर्फ उसकी सर्वर साइड की क्वेरी लिख सकते थे, तो उससे जो है वो आप सिर्फ डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। अब हमने डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमने एक इंटरफेस बना देते हैं इसको यूज़ करते हुए, जिससे आप जो है और भी काम कर सकते हो, नॉट ओनली जस्ट डाटाबेस के साथ जो है वो इंटरेक्शन, बाकी भी अगर कोई हमने काम करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। कैसे काम करता है, इसमें डिक्लेरेटिव पार्ट, यानी आप यहाँ पर डिक्लेयर करते हो लोकल टाइप वेरिएबल सब प्रोग्राम, ठीक है। डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा जाता है और फिर बिगिन का कीवर्ड, बिगिन के कीवर्ड से के अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है। जैसे आपने C++ में देखा होगा या और जावा में कि आप ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और फिर नीचे मेन में एग्जीक्यूशन लिखते थे। मेन के अंदर भी वेरिएबल लिख लेते थे, मेन के बाहर भी लिख लेते थे, फंक्शन मेन के अंदर वो भी आप कर लेते थे। लेकिन ये उसने यही बात कही है कि यहाँ ऑप्शनल है, आप बिगिन के अंदर भी वेरिएबल लिख सकते हो। वो आपने पढ़ा होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, अभी हम आगे ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि डिक्लेयर और बिगिन का कीवर्ड होता है, इसमें आगे भी हम इसमें बात करते हैं। और कौन सा है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एरर उसको रेज़ करना, यूज़र को बताना कि यहाँ पर ये मसला है या यहाँ पर ये काम करना है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटेबल क्या होते हैं। जैसे हम पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस के अंदर करली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपने वो करली ब्रैकेट देखी होंगी, वो यूज़ करते हैं हम। ये तो पैरेंथेसिस है ना, इस तरह की करली ब्रैकेट होती हैं, वो जहाँ पर ओपन होती हैं वहाँ से आपका कोड शुरू होता है और जहाँ पर वो ब्रैकेट बंद होती है वहाँ पर आपका कोड क्लोज़ होता है। और आपने सेमी कॉलन भी देखा होगा C++ के अंदर कि इससे आपकी स्टेटमेंट जो है करंट स्टेटमेंट वो डिक्लेयर होती है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट है। तो बिगिन हम करली ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और एंड से हम बंद कर रहे हैं, यानी इसका प्रोग्राम बिगिन से स्टार्ट होगा और एंड से ख़त्म होगा, ठीक है।
और बीच में ये DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन फर्स्ट प्रोग्राम, ये बेसिकली जैसे हम उसमें सी आउट करते थे ना आउटपुट लेने के लिए स्क्रीन पे, तो ये उसका आउटपुट का कीवर्ड्स हैं और फंक्शन यूज़ हो रहे हैं कि हमने स्क्रीन पे आउटपुट क्या लेना है। फर्स्ट प्रोग्राम ने ओरेकल वाई, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो है ओरेकल आई में आउटपुट आ जाएगा। आपको मॉड्यूल नंबर 1 और 2 में मैंने जो बताया था कि 2 और 3 में बेसिकली जब हमने देखा था कि उसको हमने यूज़ करना सीखा था एपेक्स ओरेकल को, तो उसको आप यूज़ करके ये कमांड रन कर सकते हैं। ये और कहीं कमांड आपकी नहीं चलेंगी, या आप और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लें, या ये ओरेकल 11i को डाउनलोड करने का कोई तरीका देख लें, उससे आप डाउनलोड करके इसमें ये कमांड रन कर सकते हैं। वैसे ये रन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 मुकम्मल होता है। मॉड्यूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखें कि वो आपका थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है, लेकिन बिहेवियर लैंग्वेज का ऑलमोस्ट प्रीवियस जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं सेम है, ठीक है। अभी तक हम PL एरिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला एरिया जो है, पोजिशनल लैंग्वेज वाला एरिया, उसको हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम SQL और उसको मिला नहीं रहे। अभी ये जस्ट सिंपली आपका पोजिशनल लैंग्वेज का है। जैसे उसने एक नंबर लिया 10, एक ये वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल है नंबर, फिर नेम वेरिएबल लिया जिसको varchar यानी 10 करैक्टर साइन किए, फिर डेट ऑफ बर्थ, सिस्टम की डेट जो करंट सिस्टम की डेट होगी, कॉस्ट, रियल कॉस्ट जो है वो 390 है, पाए कांस्टेंट, ये हमने पाए कांस्टेंट का आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर जो चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग जो है, जब आप उसे यूज़ करोगे तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। ये अपडेट नहीं हो सकता कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट या स्टैटिक हम यूज़ करते होते थे, तो पाए की वैल्यू हमने इसमें असाइन कर ली। ये पहले से हमने इनिशियलाइजेशन कर दी है। जैसे हम उसके अंदर इनिशियलाइजेशन करते थे ना, इंट x इज़ इक्वल टू 0 C++ में, बेसिकली हम यहाँ पर ये वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं। कुछ को हमने डिक्लेयर किया है, कुछ को हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब हमने उसके बाद आउटपुट दिया कि नंबर यानी नंबर ऑफ ये 10 तक चल सकते हैं आपके। इसका मतलब ये कि आपका सीक्वेंस जो है वो 10 तक चल सकता है। नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद पाई की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपकी करंट डेट आएगी, ठीक है। आपने अगर कोई नेम लिखा होगा तो वो आएगा, और उसके बाद आपकी पाए की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और रियल कॉस्ट भी जो है बीच में डेट ऑफ रियल कॉस्ट जो है वो बेसिकली नेम को रेफ़र कर रही है। सबसे पहले 0 आ गया, फिर डेट आ गई, फिर वो 390 कॉस्ट आ गई, और उसके बाद पाई की वैल्यू आ गई। ये 390 बेसिकली हम रेफ़र कर रहे हैं नेम को, ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल। अब उसने थोड़ी सी आसान एग्जांपल दी है, थोड़ी सी ऊपर कम्प्लेक्स एग्जांपल थी, आपको थोड़ी सी आसान दी। उसने कहा एक वेरिएबल लिया a, वो इंटीजर है, उसमें 10 असाइन कर दिया। एक b वेरिएबल लिया, वो इंटीजर है, उसको मतलब 20 इनिशियलाइजेशन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन आप समझते हैं। उसके बाद c इंटीजर, ये डिक्लेरेशन हो गई कि आपने एक वेरिएबल ले लिया c, उसको इंटीजर दे दिया। उसके बाद f जो कि रियल है, या हम उसमें C++ में हम लेते होते थे फ्लोट, तो यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट है रियल है, ठीक है। पहले हमने कर दिया C में एक a+b कर दो, ठीक है। आउटपुट वैल्यू ऑफ C, इसका सिंटेक्स आप देख लें कि ये 2 ब्रैकेट के बाद, उसने पहले भी ये 2 ब्रैकेट रखी थी ताकि वो स्पेस के लिए नहीं है, ये बेसिकली एक वेरिएबल के बाद दूसरे वेरिएबल का आउटपुट लेने के लिए है, ठीक है। ये वो बता भी रहा है टू डिस्प्ले द आउटपुट स्क्रीन द कंकैटिनेशन ऑपरेटर कंकैटिनेशन ऑपरेटर है ये बेसिकली। आप इसके बगैर भी लिख सकते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर आपने यूज़ किया होगा, जिसने पहले भी यूज़ किया था, जिससे आप कंबाइन कर लेते हो, यानी जो भी वैल्यूज़ आप लिखोगे उनके दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, उनको जोड़ देगा। तो वैल्यू ऑफ C जो है वो इसके फ़ौरन बाद वैल्यू ऑफ C आ जाएगी, वो क्या आएगी 30, ठीक है। वो उसने वैल्यू ऑफ C कर दी, और वैल्यू F उसके बाद उसने कहा कि उसका आउटपुट दे दो जो 70 डिवाइडेड बाय 3 हो।
और वो हमने रखा था रियल, यानी उसको उसने पॉइंट वैल्यू में दिया हुआ है। इंटीजर क्या होता है जिसको पॉइंट के साथ नहीं आता, ठीक है। अब नेस्टेड ब्लॉक, आप ये समझते हो कि विद इन यानी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप आपको पता है कि ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, उसकी वैल्यू वो बाहर लिखा जाता है, ठीक है। और जो आपका अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा हो आपके स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, नेस्टेड ब्लॉक आप समझते हो कि वेरिएबल विद इन वेरिएबल, लूप विद इन लूप, इफ एल्स विद इन इफ एल्स, यानी उसके अंदर नेस्टेड, उसके अंदर वाला जो भी सेम होना चाहिए। यानी इफ़ है बाहर तो अंदर भी इफ़ होना चाहिए, बाहर अगर लूप यूज़ कर रहे हो तो इनर भी आपकी लूप होनी चाहिए। इसी तरह ये आपको उसने आपको एक एग्जांपल दी है, आउटर वेरिएबल, इनर वेरिएबल, और फिर इनर वेरिएबल का आउटपुट दे दिया। क्योंकि पहले आउटर का वेरिएबल का क्यों आया, क्योंकि वो पहले डिक्लेयर हुआ है, वो ग्लोबल है, उसका आउटपुट पहले आएगा। जो उसके बाद है जो लोकल जिसका स्कोप है, वो बाद में उसका आउटपुट प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर 5 मुकम्मल होता है। बहुत सादा सा, बहुत आसान सी बातें लिखी हुई हैं। आप इसको एक दफ़ा देखेंगे, रीड आउट करेंगे और थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे इसके सिंटैक्स के साथ, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सादा सी लैंग्वेज है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 6 की तरफ। सिंटैक्स इनटू, आपने इनटू सेलेक्ट और फ्रॉम पढ़ा होगा, ठीक है। इनटू क्या होता है, आप जिस वेरिएबल में वैल्यू डालने लगे हैं, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम जिस टेबल को आपने लेना होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है इसका सिंटैक्स, ठीक है। सेलेक्ट क्या होता है, आइटम का नेम जो भी आपने जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, रिट्रीव द डाटा फ्रॉम वन और मोर डाटा टेबल एंड असाइन द सिलेक्टेड वैल्यू टू वेरिएबल। अब ये ना तो सिर्फ वैल्यूज़ को फेच करके लेके आता है सेलेक्ट इनटू, खाली सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने एसक्यूएल में पढ़ी थी, वो खाली सेलेक्ट करके आपको दिखाता था। सेलेक्ट इनटू क्या करता है कि वो रिट्रीव करता है डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल, एक या एक से ज़्यादा टेबल में से, और उनको वैल्यूज़ असाइन कर देता है। यानी आप ये कह रहे हो कि कॉलम 5वें कॉलम में उस जो उसमें नीचे रो में आ जाए, तीसरी रो के अंदर जो वैल्यू होगी आप उसको चेंज कर सकते हो डायरेक्टली विद द कोड, ठीक है। स्पेसिफिकली उसको चेंज कर सकते हो, ये काम आप ये कर सकते हो इसके थ्रू। कैसे, एक आईडी नंबर, सबसे पहले आपने एक आईडी ले लिया, वो है नंबर है, मैक्सिमम अप टू 10 तक हो सकता है, और हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। करंट डेट जो भी आज की डेट होगी, हम बिगिन कर रहे हैं सेलेक्ट 4982, यानी 4982 नंबर के ऊपर जो भी रो है उसमें सिस्टम डेट इनटू आईडी एंड करंट डेट डाल दो। यानी उसमें जो भी डेट थी उसकी जगह करंट डेट ऐड कर देगा। इसका जो आउटपुट आएगा 4982, हमने क्योंकि कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया है तो उसने जोड़ दिया है कि 4982 नंबर पे इस वक्त ये डेट अपडेट कर दी गई है, ठीक है। इसका और भी एक एग्जांपल है, उसमें उसने एरर जनरेट करा के दिखाया है कि एग्जैक्टली फैच रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज़। अब इसके अंदर जितनी रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज़ थी उससे ज़्यादा फैच करने की उसने कोशिश की, तो उसने उसको एरर दे दिया, बिकॉज देयर इज़ नो where clause in SQL statement due to which there are multiple rows returned from the query and select statement is not able to handle multiple rows। select statement मल्टीपल रोज़ को हैंडल नहीं कर सकता, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक रो को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से उसने मल्टीपल रोज़ रिटर्न की और आपकी उसने तो प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है और एरर आपको दे देता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट द सेलेक्ट इनटू सिंटैक्स की फिर एक एग्जांपल है, इसको हम आगे चल के आगे इससे चलते हैं DML की तरफ। आप उसको देख लीजिएगा, उसने आपको जो
एग्जाम्पल दिए हैं, बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है, पढ़ के ही आपको समझ आ जाएगी। और आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, अगर आप सीखना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप उसको खुद से अपने हाथ से करें और जो भी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है उसको करके देखें। अच्छा, DML इन PL/SQL। अब DML क्या होता है? इंसर्ट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करके, यानी कोई चीज़ आपने ऐड करके, कोई चीज़ अपडेट करके, चेंज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ मोर कॉलम, या फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल रो के को कर लें, या डिलीट द सेलेक्टेड रो, यानी पूरी रो ही डिलीट कर दें टेबल में से, या टेबल को डिलीट कर दें, या आप डेटाबेस डिलीट कर दें। ये DML है। DML बेसिकली डेटाबेस को डिलीट नहीं करने के लिए होता। DML में जो डिलीट यूज़ हो रही है वो बेसिकली टेबल की रो को डिलीट करने के लिए होती है। अच्छा, देयर इज़ नो चेंज इन द सिंटैक्स वाइल यूजिंग अ DML इन PS। सेम सिंटैक्स इज ट्रू व्हेन द DML इज यूज आउटसाइड। दोनों सिंटैक्स सेम होता है, आप DML में यूज़ करें या DML के बाहर यूज़ करें। जैसे आपने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय के अंदर क्या है? एम्प्लॉय का नंबर किस टेबल के अंदर, किस कॉलम के, सॉरी किस टेबल में? एम्प्लॉय EMP का टेबल है, EMP नंबर, वैल्यू, वैल्यूज़ के अंदर नंबर। ठीक है, आपने किस में इंसर्ट किया? इस दो टेबल के अंदर बेसिकली हम इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ पर? नंबर एम्प्लॉय में। द रो सक्सेसफुली एडिड। जो भी आपने वैल्यू, क्या आपने एम्प्लॉय का नंबर और वैल्यू जो है वो साइन उसको कर दी। ठीक है, इम्प्लीमेंट। अब DML और SQL दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे? राइट अ ब्लॉक ऑन सेट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर 736 इंक्रीमेंट बाय 25% मैक्सिमम सैलरी एंड बाय एन एम्प्लॉय। यानी एक हमने PL/SQL का प्रोग्राम लिखना है कि सैलरी जो एम्प्लॉय नंबर है 7369, उसकी 25% सैलरी बढ़ गई है, तो उसकी बढ़ने के बाद सैलरी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर हमने एक वेरिएबल लिया 9, उसको नंबर मैक्सिमम 2 तक असाइन किया, और उसकी वैल्यू हमने बाय इनिशियलाइज कर ली 2। उसके बाद हमने एक सैलरी ले ली, EMP.sal, इसको हमने परसेंटेज टाइप असाइन कर दिया। ठीक है, हमने सेलेक्ट मैक्सिमम सैल इनटू सैलरी फ्रॉम EMP टेबल के अंदर हमने उसको सिलेक्ट कर लिया सैलरी को। अब उसके बाद हमने अपडेट की क्वेरी लगाई। अपडेट की क्वेरी जब लगाई तो सेट सैलरी, सैलरी के अंदर सैल जो है वो मेन वेरिएबल है। ठीक है, उसमें हमने जो उसकी करंट सैलरी थी, एम्प्लॉय जो 7369 है, उसमें 0.25 को मल्टीप्लाई करना है और उसको ऐड कर लेना है। तो रो अपडेटेड का हमने बेसिकली उसके अंदर जो आपका SQL होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते कि हम आउटपुट में कोई आपको स्क्रीन पे रन टाइम पे कुछ दिखा सकें। जैसे ये DBMS आउटपुट लाइन हमने किया कि रो अपडेटेड, यानी फ़लाँ रो जो है वो अपडेट हो गई। अब ये रो हमने अपडेट कर दी है, सेलेक्ट सेल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम बेसिकली जब हमने उसको अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद हमने क्वेरी लिखी कि अब हम उसको स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। अपडेटेड सैलरी जो है वो स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। इसका आउटपुट ऑफ प्रोग्राम ओल्ड सैलरी पहले दिखाई। ठीक है, पहले उसने जो कमांड रन की थी उससे हमने ओल्ड सैलरी स्क्रीन पे दिखाई, और फिर न्यू सैलरी जो अपडेटेड सैलरी है, और फिर उसका डिफरेंस भी उसने उसमें दिखाया। ये उसने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो उसने ये आपको क्वेरी पूरी नहीं लिखी, लेकिन वो आपको बता रहा है कि इसका आउटपुट ये आना चाहिए। यहाँ पर उसने जो है सिर्फ लोड की है उसको। ठीक है, बेसिकली उसका आउटपुट ये आना चाहिए कि अपडेटेड सैलरी और उसकी जो ओल्ड सैलरी है। ठीक है, जस्ट वो आना चाहिए, लेकिन उसने जो है वो जैसे उसने ये प्रिंट आउट कराया, ये आना चाहिए लिखा हुआ, ये नहीं प्रिंट आउट, ये प्रिंट आउट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उसने आउटपुट नहीं दिया, उसका उस क्वेरी का आउटपुट नहीं दिया। वो जस्ट आपको बताने के लिए उसने कहा कि ओल्ड सैलरी इतनी है, न्यू सैलरी इतनी है, डिफरेंस ये उसने आउटपुट में कोड में नहीं बताया। ये सिर्फ आउटपुट है उसका। ठीक है,
उसके बाद आप उसने अगर फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये लिंक आपको दिया हुआ। अच्छा, हम एक क्वेरी को पास करके हम एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। वो कहता है राइट अ PL/SQL ब्लॉक टू इंक्रीज द सैलरी बाय 15% एंड रिटेंशन बोनस ऑफ दोज एम्प्लॉय हु हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर मोर देन 10 ईयर। जो ऐसे एम्प्लॉय जो 10 साल से ज़्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं उनको जो है वो 15% बोनस दो सिर्फ। ठीक है, हम पहले अपडेट करेंगे एम्प्लॉय सैलरी 15% प्लस सैलरी किसकी, वेयर मंथ बिटवीन सिस्टम डेट और हायर डेट से 120, यानी 120 महीनों से ज़्यादा जिनको हो चुका है कंपनी के अंदर DMM सैलरी अपडेटेड, उनकी सैलरी अपडेट कर दो। बस इतनी सी क्वेरी लिखी और वो सैलरी अपडेट होगी। ठीक है, अब हम सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि ये बेसिक हमने PL/SQL और PL और SQL दोनों को मर्ज करके कोड में देखा कि हमने अगर डेटाबेस को फैच करके ला के उसको स्क्रीन पे दिखाना हो PL के थ्रू, वो कैसे कर रहे थे। अब उसमें सीक्वेंस आ जाता है। सीक्वेंस इज़ अ फीचर सपोर्टेड Oracle database system to produce unique value on demand. Through the sequence, unique number can be generated automatically to be used in the table. A sequence in database object for multiple users can generate the unique integers. ये वही बात है कि सीक्वेंस आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंस और सीरीज़ आपने पढ़ी होगी कि कोई सीक्वेंस बता देते हैं कि किस तरह से इसने चीज़ ने ग्रो होना है, किस तरह से इसने अपडेट होते जाना है। यानी पहला एक एम्प्लॉय आया उसको ID 1 असाइन की, दूसरा एम्प्लॉय आया उसको ID नंबर 2 असाइन होगी, तीसरा आएगा 3 असाइन होगी। जो हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था वो इसने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर भी आपको नीचे दी हुई है। वही बात यहाँ पर लिख रहा है कि सीक्वेंसेस में क्या होता है कि अपडेट होता है, चीज़ें अपडेट होंगी। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया, राइट अ PL/SQL ब्लॉक which should insert primary key in the table using a sequence in consistent way without unique key violation, assuming there is existing data in the primary key column. अब ये क्या करेगा कि आपने प्राइमरी की कॉलम जब आपका डाटा ऐड होता जाएगा एज एन एम्प्लॉय ऐड होते जाएंगे तो वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होंगे। प्राइमरी की को वो ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिक वायलेशन को करने के लिए, ठीक है, यूनिक की वायलेशन को अवॉइड करने के लिए कि हर किसी की डिफरेंट की आनी चाहिए। ठीक है, क्रिएट सीक्वेंस एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर पे स्टार्ट विद 1 इंक्रीमेंट बाय 1, नो कैशे नो साइकिल ऑर्डर, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, कि वो स्टार्ट 1 से होगी और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल लिया प्रोडक्ट का जिसमें ID एज अ प्राइमरी की, P नेम यानी नेम होगा एम्प्लॉय का, वार्ड उसको 30 करैक्टर असाइन कर दिए। ठीक है, इंसर्ट इनटू की हमने एक और ली क्वेरी, प्रोडक्ट वैल्यू 1 HD, यानी P नेम उसका हमने HD कर दिया और प्राइमरी की जो हमने इंसर्ट किया 1। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर डॉट नेक्स्ट, हमने उसके ऊपर एम्प्लॉय नंबर डॉट कर्ल फ्रॉम ड्यूल, बेसिकली हमने वो यहाँ पर ज्वाइन की क्वेरी यूज़ की है। एम्प्लॉय नंबर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू और एम्प्लॉय नंबर कर्ल फ्रॉम ड्यूल, यानी उसको हमने कंबाइन कर लिया है। तो इसका हमने आगे क्या किया, उसके बाद अब हम पहले तो ये सिर्फ जस्ट हम इसका SQL का लिख रहे थे कि क्या हमने करना है। अब हम PL/SQL का कमांड लिखेंगे आगे, PID नंबर फिर न्यू ID, ठीक है, जो अगली ID होगी, सिलेक्ट मैक्सिमम ID इनटू PID फ्रॉम प्रोडक्ट। मैक्सिमम ID कितनी है वो हम आउटपुट कर देंगे कि जो मैक्सिमम ID होगी DBMS लाइन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ PK, यानी जो उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी वो। फर्स्ट सीक्वेंस विद एम्प्लॉय इज क्रिएटेड यूज टू बी PL/SQL कोड, यानी जो फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो क्रिएटेड हुआ है हमने PL/SQL यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने प्रोडक्ट टेबल इज़ क्रिएटेड विच विल बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट द इंसर्ट स्टेटमेंट। हमने प्रोडक्ट टेबल क्रिएट किया किस लिए, ताकि हम जो है वो एग्जीक्यूट करें इंसर्ट स्टेटमेंट। इन PL/SQL मैक्सिमम ID फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल इज़ लोडेड इनटू लोकल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल हमने लिया जिसमें मैक्सिमम ID को लोड कर दिया। इन द इंसर्ट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ PID, जो कि इंसर्ट स्टेटमेंट है, PID इज एडेड टू द नेक्स्ट वैल्यू सीक्वेंस। अब नेक्स्ट वैल्यू सीक्वेंस को PID ऐड हो जाएगी यूजिंग एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर डॉट नेक्स्ट वैल्यू
हमने इसके थ्रू जो है हमने जब ये ऊपर लिखी थी ये एम्प्लॉय, इसके थ्रू जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी विच विल इंश्योर द यूनिकनेस, इससे यूनिकनेस आ जाएगी इन द प्राइमरी की कॉलम बिकॉज द मैक्सिमम PID विल हैव अ न्यूमेरिकल वैल्यू एडेड टू इट। जाहिर सी बात है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्योंकि हमने नंबर उसे जो है वो लिया था, यहाँ पर भी हमने नंबर लिया है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है, वो 10 तक जाएगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रो सक्सेसफुली एडिड विल बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। अब अपडेटेड मैक्सिमम ID अभी तक एक ही है, मैक्सिमम ID बेशक 10 है, लेकिन अभी तक एम्प्लॉय कितने ऐड हुए हैं, एम्प्लॉय सिर्फ एक ऐड हुआ है इसके अंदर, तो मैक्सिमम ID क्या होगी, सक्सेसफुली एडिड सिर्फ 1 ही होगी। मैक्सिमम जाओ वो 10 तक सकती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐड हुआ था, ठीक है। इस बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कुछ कमांड्स आ जाती हैं, ऐसी कमांड जो आपने पहले इसमें सिंपल SQL में नहीं पढ़ी होंगी, इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर समझा होगा। उसमें आ जाता है कमिट की कमांड। कोई भी ट्रांजैक्शन कमांड आपने, कोई भी कमांड जो है वो आपने उसकी ट्रांजैक्शन को सेव करना हो डेटाबेस के अंदर, तो हम कमिट की कमांड यूज़ करते हैं। द कमिट कमांड इज़ अ ट्रांजैक्शनल कमांड यूज टू सेव द चेंजेस इन्वोक्ड बाय ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। जो भी आपने कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है उसको हमने सक्सेसफुली परमानेंट स्टोर कराने के लिए हम कमिट की कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने कहाँ पर यूज़ किया इस एग्जांपल के अंदर, ये कमिट सेलेक्ट काउंट इनटू टोटल रो फ्रॉम द प्रोडक्ट। बेसिकली हमने वही काम जो हम ऊपर कर रहे थे, हमने उसको जो है वो कमिट करा दिया कि ये जो हमने ऐड किया है, अभी हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, हमने एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से जो हमने पीछे किया था पिछली प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, हमने कमिट की कमांड के थ्रू से परमानेंट स्टोर करा दिया। अच्छा, उस कमिट का उल्ट होता है रोल बैक। उससे हम रोल बैक कर लेते हैं कि उसी जो ट्रांजैक्शनल कमांड यूज टू अनडू द ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी अपडेट हुआ है सेम में डाटा, उसको वापस रोल बैक कमांड जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसे रोल बैक कर सकते हैं। हम सेम चीज़ को हमने रोल बैक कर लिया, वो टोटल रो इंसर्टेड जो है वो अपडेटेड हो जाएगी, जो पहले थी हमने अपडेट करने से पहले मैक्सिमम रो, वो आ जाएगा। उसके बाद एक सेव पॉइंट हम यूज़ करते हैं कि सम टाइम हमें हमारा प्रोग्राम जब लेंथी हो जाता है, हमने रोल बैक भी यूज़ करना है, कमिट भी यूज़ करना है, तो हम एक सेव पॉइंट रख लेते हैं कि हम यहाँ पर अगर हम रोल बैक कमांड करें तो इस स्पेसिफिक रोल बैक होके वहाँ पर आना चाहिए, उससे पीछे ना जाए। तो हमने ये सेव पॉइंट हमने रख लिया कि जहाँ पर हमने पहली वैल्यू डाली थी, HD वैल्यू, हमने जब उसका नाम प्रोडक्ट नेम का HD जो हमने लिखा था वहाँ तक इसको सेव पॉइंट को लाओ। सेव पॉइंट B हमने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। सेव पॉइंट A और B दो ऐड किए, लेकिन हमने रोल बैक किसकी तरफ कराया, A की तरफ। अगर हमने उसके बाद भी कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करके उसको कमिट कर दिया हुआ है तो हम रोल बैक के थ्रू हमने कर दिया कि उसको वापस उसी कंडीशन पे ले आओ कि ये पहली एंट्री हुई थी HD, उसके बाद जितनी एंट्रीज होनी होंगी वो फ्लश हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। should be inserted 2 but due to save point 1 row is roll back। अब वो इंसर्टिंग 2 रोज़ हो रही हैं, लेकिन रोल बैक की वजह से वो एक वापस आ गई है, तो अब हमारे पास सिर्फ पहली वही आपकी HD ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये मॉड्यूल नंबर 6 मुकम्मल हो जाता है। इसमें और बहुत सारी बातें अभी पढ़ने वाली हैं। इन कॉन्सेप्ट पे सिर्फ इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करना आपने कि ये बेसिक सी एग्जांपल हैं, तो आपका ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप क्लियर कर लोगे। इन्हीं चीज़ों को रीड आउट करो अच्छे तरीके से, लेक्चर लो, और इनके कॉन्सेप्ट जो हैं SQL के अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको रिवाइज़ करो। जो आपने मॉड्यूल नंबर 3 में SQL के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको रिवाइज़ करो, फिर इसको जो प्रोसीजनल लैंग्वेज है इसके साथ मर्ज करो, फिर आपको समझ आएगी कि आप जो है वो PL/SQL क्या चीज़ है और उसको कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। मैं मॉड्यूल नंबर 4 से 6 तक मैंने कवर किया है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के पेपर की बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।